मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाइए गाइज। आपके बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाए। और जितने भी गाइज प्रीवियस सेशंस न देखे हों, आपको भाषा और व्याकरण पढ़ाया गया है, वहाँ पे टोटली आप जानकारी अचीव कर सकते हैं गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और जा करके 9 PM और जो 10 PM पे क्विज होता है, जो नए स्टूडेंट्स यार आज जुड़े हुए हुए, वेल डन ऑल ऑफ यू गाइज। जितने भी पुराने नए सभी स्टूडेंट्स हैं, वेल डन। लास्ट एंड तक आप बने रहेंगे। तो आज यहाँ पे आपको वर्ड तथा वर्ड विचार पढ़ाया जाएगा। वर्ड तथा जो वर्ड विचार होता है, इसका क्लास फर्स्ट होने वाला है, थियरी क्लास। और सबसे पहले हम आपको यही एक एडवाइस देंगे गाइज कि आप जो हैं बिल्कुल भी सेशंस को स्किप नहीं करोगे। सो सेशंस को थम्स अप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ इस फ्री ऑफ कोर्स सेशंस को देख सकें। सो आपकी जानकारी के लिए गाइज अगर बताना चाहें तो आपका जो 3:30 PM पे हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो गया है। एट फर्स्ट आपको मॉडल पेपर टोटली कंफर्म करा दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तुरंत जाकर के पढ़ लेंगे, जो भी गाइज ना पढ़े हों। हर बार मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गाइज। यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको वर्ड तथा वर्ड विचार से बात किया जाएगा कि आखिर ऑलरेडी वर्ड क्या होता है और वर्ड विचार क्या होता है। सो चैप्टर सेकंड है, इसके अंतर्गत टोटली थियरी क्लास होगा। 10-5 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज सेट से भी सॉल्व कराएंगे। जो इसका क्लास सेकंड यानी कि नेक्स्ट क्लास पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे, उसमें एक्सरसाइज सेट सॉल्व कराया जाएगा। और आप लोग ये सोचे कि वल्ली एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो हाँ बिल्कुल, आपका थियरी नहीं आता है, बट आपको अगर बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो अगर आपकी थियरी नॉलेज नहीं होगी, आपको थियरी नहीं कंफर्म होगा, तो आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी आप सेशंस को स्किप नहीं करेंगे, टोटली आप थियरी की क्लास देखेंगे। चलिए यहीं पे फर्स्ट होता है, मतलब कि आपका वर्ड तथा आपके हर एक वो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है, जब वर्ड तथा वर्ड विचार से पूछा जाता है तो आखिर वर्ड तथा वर्डमाला क्या है, वर्ड क्या है, वर्डमाला क्या है, यानी अल्फाबेट क्या है। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट, तब बताते हैं। चलिए हो चुका है क्या कि दिया गया है कि संरचना की दृष्टि से वर्ड भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। अगर संरचना की दृष्टि से गाइज देखा जाए तो जो वर्ड होता है वो भाषा की एक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, यानी कि जिसका खंडन न किया जा सके, वो ऑलरेडी वह होते वर्ड होते हैं। जैसे क, च, ट, आप इसका खंडन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल दिया गया है जिसका खंडन संभव नहीं है, जैसे कि ये रहे आपके एग्जाम्पल, अ, क, च, ट इत्यादि वर्ड के अंतर्गत अक्षरों की प्रवृत्ति, ध्वनि चिन्ह तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। गाइज जो वर्ड होता है, वर्ड से मिला करके ही आपका शब्द का निर्माण होता है, और शब्द मिला करके वाक्य बनते हैं, वाक्य मिला करके वाक्यांश का निर्माण करते हैं। ये कंफर्म हो गया। अगर जैसे आप राम को रा प्लस म लिख रहे हो, तो ये क्या है, 1 + 1 2 वर्ड होंगे, 2 वर्ड, तो 2 वर्ड मिला करके एक शब्द का निर्माण किए, राम। यहीं पे राम घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है। 5 शब्दों के युक्ति से आपका एक वाक्य बना। और वाक्यांश क्या होता है, राम घर जा रहा है, वहाँ पे वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद टहलने जाता है। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस मिल करके आपके वाक्यांश, यानी एक से अधिक हुए, एक से भले 2, तो आपके वाक्यांश का निर्माण कर दिए। अब तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि वो आखिर वर्ड क्या होता है। अब गाइज नेक्स्ट जो आपका दिया गया है कि वर्ड के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आपसे वर्ड अगर पूछा जाता है तो वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न किया जा सके, जैसे अ, च, ट, त, हलंत नीचे यूज होगा। बाकी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्ड के उच्चारण समूह को ही, वर्ड के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे गाइज देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ड हैं, 46 वर्ड हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ग, 1 मिश्र वर्ग तथा 2 अयोग वर्ड भी हैं। तो टोटली आपके 46 हुए, 3 संयुक्त हो गए, साथ साथ 1 मिश्र हुए, 2 अयोग, 12। टोटली मिला करके आपको कितना बन गया, 52
2 हो गया है। अब है इन वर्डों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया। जो वर्ड हैं इनको टोटली एक वॉवेल्स में बांट दिया गया जिसे स्वर कहते हैं, एक कॉन्सोनेंट में यानी कि व्यंजन में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए गाइज आगे जानकारी देख लेते हैं कि आगे स्वर वर्ड क्या होते हैं। स्वर आपके इस संधि नहीं पढ़ाई जा रही है, अगर आपको जानकारी के लिए बताएं यहाँ पे तो संधि नहीं गाइज चल रही है, वर्ड तथा वर्ड यानी कि अल्फाबेट्स चल रहे हैं। वर्ड विचार में आपकी स्वर तथा व्यंजन के अनुसार उसे चेंज किया गया है। सो स्वर वर्ड किसे कहते हैं वो नाउ चलिए देख लेते हैं। स्वर वर्ड कहा गया है कि उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्र है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और इंग्लिश में देखा जाए तो 5 होते हैं, A-E-I-O-U। स्वरों के इसके उच्चारण के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हर्ष या फिर दीर्घ। हर्ष है और दीर्घ क्या है, जैसे आप संधि में पढ़ते हैं हर्ष दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ, वो संधि की बात ही होती है। उच्च स्वरों को इसके उच्चारण के स्थान पे 2 मतलब विभाग किया गया है। अ ई उ हर्ष स्वर हैं, जैसे आपके अ ई उ ये सारे क्या हैं, हर्ष हैं। और बाकी क्योंकि हर्ष स्वर की तुलना में इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे जिससे कि आपको ये टोटली नॉलेज हो सके। बाकी आपके आगे बताया गया है कि A-E-O-U संयुक्त स्वर हैं। A-E-O-U ये आपके संयुक्त हैं। फिर आगे कहा जाता है कि वस्तुतः इनकी संख्या 2 स्वरों के मेल से हुई है। री तथा सत्सम वर्णों में यह शब्द के प्रारंभ में आता है। अब यहाँ पे आपका बात होगा नेक्स्ट वाला जो आपका स्लाइड में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, तत्सम किसे कहते हैं एंड तद्भव क्या कहते हैं। तत्सम जो होता है वो संस्कृत वर्ड है और जो तद्भव होता है वो हिंदी वर्ड होता है। लेकिन गाइज आपको यहाँ पे कंफर्म वही टोटली कराया जाएगा। अब इसी में गाइज आया था अयोग वर्ड। सो अयोगवाह कहलाने वाले 2 वर्ड अ और अह। अ क्या है, अनुस्वार है, अह क्या है, वो आपका विसर्ग है। इनका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के साथ किया जाता है। अह का प्रयोग तत्सम व्यंजनों के अंत में होता है, जैसे कि प्रातः, बिल्कुल अभी बताया ना कि तत्सम संस्कृत होता है, तो आप प्रातः को क्या मानोगे, हिंदी मानोगे या फिर संस्कृत। लाइव चैट करना नहीं बोलेंगे जी, बिल्कुल प्रातः यार संस्कृत वर्ड है। तो ये किसके अंतर्गत आपका आ जाता है, यहाँ पे बताया गया विसर्ग के अंतर्गत आया है। और बाकी व्यंजनों के साथ शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। प्रारंभ में और अंत में ही स्वतंत्र रूप होते हैं, मध्य में कभी नहीं होते हैं। प्रारंभ में आएंगे तो उपसर्ग और लास्ट में आते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन के अंत में हलंत लगाकर शब्द को पूर्ण किया जाता है। जैसे कि आप प्रातः लिखते हो तो हल्का सा मतलब त लगा देते हैं, जैसे च ट त, तो हलंत नीचे लगा करके उसे पूर्ण किया जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है, जिसका उच्चारण वायु निष्कासन से होता है। कंठ मतलब ये, कंठ से मतलब आप कोई भी वर्ड जैसे च छ ऐसा बोल रहे हैं तो वो कंठ से आवाज सुनाई दे रही है। यहीं पे बने रहेंगे तो आपको उच्चारण स्थान भी आगे प्रोवाइड कराया जाएगा कि उच्चारण स्थान ऑलरेडी कैसा होता है। ये तो रही बात आपकी स्वर वर्ड की, लेकिन गाइज यहीं पे व्यंजन वर्ड का बात होगा। व्यंजन वर्ड क्या होता है कि व्यंजन वह वर्ड है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, क्योंकि स्वर जो होता है गाइज वो फ्रीडम है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो व्यंजन है उसके ऊपर क्या है, डिपेंड है कि इसके वॉवेल्स के ऊपर। तो जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ड के उच्चारण में अस्वर की ध्वनि छिपी रहती है। बिल्कुल च आप बोलिए, च क्या है, व्यंजन है। अगर यहाँ पे बात हो टोटली च तो इसका मतलब है च प्लस अ, तो अ क्या है आपका, स्वर है। च निकल के आ गया व्यंजन, तो रिलेटेड हुआ ना। व्यंजन अपने आप में तो पूर्ण नहीं हुआ, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता मांग रहा है, दोनों को मिलाकर के वो कैप्चर करके कैपेसिटी ले रहा है। लेकिन जो आपका अ है, अ में तो कोई अ नहीं निकाल सकते हो ना, ये तो परिपूर्ण है एकदम, ये डिपेंड है। ये अब तो समझ में आ गया होगा। अब गाइज नेक्स्ट होती है अस्वर की ध्वनि छिपी रहती है। अंत में व्यंजन की संख्या 33 है। 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्मा। आपके क्वेश्चंस में अगर पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन है अथवा स्वर, तो क्या लगाओगे, व्यंजन लगाइएगा। बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे आप लोग। थियरी इतनी मेहनत से अगर आप पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग उतनी लगन से पढ़िए भी, और बिल्कुल भी प्रोसेस कंडीशंस आप रॉन्ग मेथड नहीं अपनाएंगे। साथ ही साथ चलिए देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन आखिर ऑलरेडी क्या है। ये है पूरा टोटल चार्ट, ये है आपका चार्ट उच्चारण स्थान का। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत रख लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
हुआ। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जीवाग्न द्वारा ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ताल मतलब होता है ये जो तलवे पे ऊपर स्पर्श हो रहा है व्यंजन, ये सारा टोटली बताया तो गया है। कंठ होता है जो कंठ से आवाज निकल रही है, जैसे क वर्ग के क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे क वर्ड से हैं। लेकिन यहीं पे ताल से जो रिलेटेड है च से लेकर च छ ज झ। बाकी आपके मूर्धा मतलब कि जो आपकी जिह्वा होती है थोड़ा सा वो टेढ़ी होकर के निकलती है, तो वो ट वर्ड के वर्ग आते हैं। आपका ये ट, तो आपकी जो जिह्वा होती है थोड़ी सी टर्न हो जाती है। बाकी आपके दंत होते हैं मतलब कि आपके दांत से आप जो आवाज निकल रहा है, आपकी जो जिह्वा है दांत से स्पर्श कर रही है, वो त वर्ड के आते हैं। यहीं पे प वर्ड के ओष्ठ मतलब कि लिप से आपके स्पर्श हो रहे हैं, वो जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सारे कंठ है। तो ये सारी कंडीशंस अपनाइए क्योंकि हर बार आपके उच्चारण स्थान से गाइस जरूर क्वेश्चन पुटअप होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चार्ट है, तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट रखिए तुरंत। हर बार उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। कंडीशंस क्लियर हो गया। ये तो था आपका मतलब कि स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लिए। व्यंजन आपके 3 बताए गए हैं। आप चलिए सेकंड पे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या है? य र मतलब कि य वर्ड के य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ड स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं। भाई इंटरनली हैं तो जो वावेल हैं जो कॉन्सोनेंट हैं दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही आपका क्या कहलाता है? अंतस्थ। इट्स मीन इंटरनली कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल्स गाइज क्या होंगे? य र ल व, ये सारी कंडीशंस। बाकी आता है कि ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन है, बिल्कुल सी बात है, 50-55 पॉइंट्स डिवाइडेड हैं। इनके उच्चारण में जीवाग्न विशेष सक्रिय नहीं रहती जैसे कि अन्य वर्डों में होता है, मतलब कि जीव की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आधुनिक काल में र तथा ल को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में य और र को, सॉरी र और ल को ये माना जा रहा है क्या? व्यंजन माना जा रहा है, जबकि यह व ही अंतस्थ व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। कहने का मतलब य र लावा जो हैं वो क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का जो भाग होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। मैटर क्लियर हुआ? आगे चला जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम्स गाइज। अगर आपके पास एग्जाम में बैठते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गाइज आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप डिस्कस कीजिए, हमें एज अ ऑफलाइन टीचर समझिए, ऑनलाइन बिल्कुल ना समझिए कि हो सकता है मैम से हम क्वेश्चन पुटअप कर लें बट आंसर ना मिले। डोंट माइंड, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी अपने माइंड में न रखिए। विदाउट एनी हेजिटेशंस आप पहले क्वेश्चन पूछ के तो देखिए, क्वेश्चन पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए अपना। यहाँ लाइव चैट से न हो पाता हो, टेलीग्राम पे टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ से कीजिए, मेन कमेंट बॉक्स से कहीं से भी आप पूछिए, आपका डाउट्स जरूर क्लियर होगा। यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो होता है आपके ऊष्म व्यंजन, यानी कि थर्ड पॉइंट आ जाता है। व्यंजन कितने प्रकार के आप पढ़े? एक पहला, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म व्यंजन। यह है श श, ऐसा ही स सब कुछ होता है, लेकिन ये दंती सकार श कहलाता है। और ये श बोलते हैं तो मूर्धन्य हो जाता है। और ये जो लगभग मतलब छोटे बच्चों में क्या बोलते हैं? सीटी वाला, तो ऐसा सीटी वाला नहीं बोला जाता, ये है आपका तालव्य। नोट कर लीजिए, श तीनों में अंतर क्या है? ये आपका गाइस मूर्धन्य है, नोट कर लीजिए, तुरंत हम लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये हुआ आपका तालव्य और ये हुआ दंती। नोट करिए, श बोलते हैं श, तो तालव्य से, तलवे से स्पर्श होता है। श मूर्धन्य है, जिह्वा आपकी टर्न होती है। स बोलिए सिंपली, दांत से स्पर्श होता है। समझ में आ गया? टेक स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए आगे कहते हैं, इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन। ऊष्म क्या है? मतलब ऊष्मा है, घर्षण हो रहा है। श ऐसा कुछ बोल रहे हैं मतलब कि उसमें ऊष्मा निकल रहा है, घर्षण हो रहा है, तो ये कंडीशंस इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि छ, त्रंग, ज्ञ भी सम्मिलित हैं। छ एक मिश्र वर्ड है, जैसे कि छ लिखते हैं तो क और मूर्धन्य श लिख करके, त्र को त प्लस र और ज्ञ को ज प्लस ज्ञ और श्र को श्र प्लस रा, ऐसा कुछ लिखते हैं।
ड़ तथा ढ को ऐसे व्यंजन है जो कि द्विगुण कहलाते हैं भैया, दो हैं तो दो मेथड ही होंगे। शब्दों के अंत तथा मध्य में ड ढ प्रयोग होता है, जबकि प्रारंभ में ड ढ कभी नहीं आते, वहाँ मूल वर्ड ड और ढ ही प्रयुक्त होता है। ये सब आपके मतलब कि इतना नहीं, बट ये वाला नोट कर लेंगे आप। ऊष्म व्यंजन ये ध्यान दीजिए घर्षण से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ऊष्म है। ऊष्म क्या है? श। और ये सा आपका दंती, ये तालव्य, ये मूर्धन, इतना तो जरूर नोट कीजिए, ये जरूर पूछा जाता है उच्चारण स्थान में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जितना भी आप इतने पढ़ रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। अभी पूछ ले कि च वर्ग वाले कौन से हैं, च पूछ लेता है, च वर्ग में किससे रिलेटेड है? तालु से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, और आएगा कैसे, थोड़ा सा मतलब वेट कीजिए, आपको जस्ट बताया जाएगा। ऊष्म व्यंजन भी आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। कहने का मतलब व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण, व्यंजनों को कैसे उच्चारण। अभी तो ये सारा टोटल जो उच्चारण स्थान था वो स्वर का था, लेकिन अब व्यंजन के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को उच्चारण को 8 वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे कि स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, अनुनासिक मतलब नाक के बल जो वर्ड बोला जाता है, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छित या फिर अर्ध स्वर, मतलब कि आधा स्वर है उसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुरंत रख लीजिए। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ये टोटली आपको मेहनत करने की पड़ेगी, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है आपका मतलब कि इसमें लगभग आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे 10 क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, कि क्या आपने पढ़ा भी थियरी में, जो जो भी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं वो थियरी के लेवल से आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे हैं गाइज। अब यहीं पे जानकारी अचीव करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाएंगे। चलिए गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान। अभी बताया है ना कि उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। ऊ जो ध्वनि है ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, सेम ऐसे आएगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, ताल, दंतोष्ठ। कहने का मतलब है ऊ अगर बोलते हैं तो आपकी जो ध्वनि होती है क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन देती है, क्या वो दांत और लिप्स दोनों से स्पर्श होती है, क्या वो आपकी जिह्वा टर्न होती है, या फिर कंठ से आवाज निकलती है, या फिर आपकी जो जिह्वा है वो आपके तालव्य से स्पर्श होती है। चलिए फर्स्ट देखते हैं कितने गाइस आंसर का। बिल्कुल कंठ से ऊ बोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, सिंपली है कंठ से आवाज निकल रही है। मैटर क्लियर? सो सेशंस को एक थम्स अप जरूर करते चलोगे यार आप लोग। उच्चारण स्थान वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हुआ का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ओष्ठ या फिर दंत या फिर तालव्य। चलिए हुआ बोलते चलेंगे, दंतोष्ठ है, दांत से भी स्पर्श हो रहा है और ओठ से भी स्पर्श हो रहा है, वह ऐसा कुछ बोलते हैं तो इसमें दोनों आ जाते हैं। यहीं पे गाइस जब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है? श, ह, ल या फिर छ। छ के बाद जो छ आता है, छत्रंगिया वाला नहीं है जी, बिल्कुल थर्ड स्टार्ट है। देखते हैं कितने गाइस यहाँ आंसर करते हैं। छ स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वो छ है। स्पर्श व्यंजन आपका यहाँ पे थियरी अगर आप पढ़े हों तो स्पर्श व्यंजन ये बताया गया है ना, स्पर्श व्यंजन छ के अंतर्गत छाया कि नहीं, किसी भी वर्ग के अंतर्गत आए, ये टोटली क च ट त प, ये जो पांचों वर्ग है ये स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत आता है। यहीं पे जो नेक्स्ट होता है अंतस्थ हुआ, यहीं पे जब आपका ऊष्म व्यंजन होता है तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन ध्यान देंगे, ये सारे टोटल होते हैं। इसलिए कहते हैं थियरी पढ़ते चलो, इसीलिए समझ में आने वाला है। चलिए स्पर्श व्यंजन कौन सा है? 3 का आपका जी बिल्कुल छ इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट है। मैटर क्लियर हो रहे हैं? आगे चला जाए, इसलिए स्किप नहीं करोगे, स्किप करोगे जो स्किप किए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। ये मत समझिए कि छोटी नॉलेज आपके बेसिक लेवल है, लेकिन बेसिक लेवल ही हर बार पूछा जाता है। बेसिक लेवल इतना अगर आपको नहीं जानकारी अचीव होगी, नहीं आपको पता होगा तो आप बिल्कुल भी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, मूर्धा या फिर दंत। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। क कहिए, क कंठ से आवाज, यहाँ से आवाज आ रही है, ये जो आवाज आ रही है क, बोली तो सभी अंदर से ही आवाज आती है, लेकिन जो आपकी जो जिह्वा होती है वो क्या रिएक्शन करती है उसके ऊपर उच्चारण स्थान डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहीं पे गाइस जो 5 होता है, 5 दिया गया है, एक सेकंड,
कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कुल कितनी है, अल्फ़ाबेट में हिंदी के वर्डों की संख्या कितनी है, 50, 52, 57 या फिर 55। चलिए गाइस 5 स्टार्ट, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। 52। जितने भी साथी 52 बता रहे हैं वो सभी साथी ना सही हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस होता है आपका 6, जो कि 6 क्या है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, यानी कि अंदर की ध्वनि नहीं है। व, ब, र, ल, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। जबकि य, र, ल, व ऐसा कुछ हुआ था अंतस्था कि नहीं हुआ था। चलिए 6 देखते हैं कितने गाइस है। ब, बिल्कुल ब नहीं था, व था बट यहाँ पे ब नहीं था, इसलिए ब जो है वो अंतस्था ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है 7 है कि इनमें से ऊष्म वर्ड कौन सा है, ऊष्मा का वर्ड कौन सा है, त, फ, र या फिर स। चलिए देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। 7। जितने भी साथी श बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। कि इनमें से ऊष्म वर्ड कौन सा है, सॉरी भैया नहीं है, नहीं होगा। ऊष्म वर्ड मतलब कि जिसमें घर्षण हो रहा है, त, र, फ में तो हो नहीं रहा है। अगर ये भी श होता, ये श और ये श, तीनों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट दिया गया है क्या है कि री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है, स्वर में, व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में या फिर संयुक्त व्यंजन में। थियरी अभी भी पढ़ के आए हो ना, पता तो होना चाहिए। 8 बिल्कुल गाइस स्वर में री को जो माना गया है वो माना गया है स्वर में। अब यहीं पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया आपके लिए, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य क्या होता है, जब जीवा आपकी टर्न होती है, ट, ठ, ड, ढ, ये है ढ, ये है ढ, थोड़ी सी बिंदी की अंतर है, देख लीजिए। अंडर में बिंदी है और इसमें नहीं है, देखिए 9। कितने का इससे आंसर करते हैं, बिल्कुल ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, और जबकि ये ढ आपका मूर्धन्य है। ये ध्यान दीजिए, थियरी पढ़ के आए हो, थियरी में आपको बढ़िया ढंग से प्रोवाइड कराया गया, बताया गया है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पे होता है क्या है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है या फिर कंठ है। चलिएगा 10 स्टार्ट है, इसका भी आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी दंत बता रहे हैं वो सभी साथी नाउ करेक्ट हो जाएंगे। द बोलिए तो दंत से आपका स्पर्श हो रहा है। अब यहीं पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सही नहीं है कि त और थ दंत व्यंजन है, त, थ दंत व्यंजन है, कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है। ये तो सही है बिल्कुल, व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना स्वर के ही हो सकता है, या वह अर्ध स्वर है, या फिर श ऊष्म व्यंजन है। चलिए 11 का आंसर करते रहिए। जितने भी साथी बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया जो व्यंजन है वो स्वर पे डिपेंड है, वो डिपेंडेड टू वोवेल्स, हमेशा स्वर डिपेंड है बट इनडिपेंडेंट है। वो क्या है आपका, जैसे कि आप इसके ऊपर निर्भर हैं, इतना तो समझिए। तो डिपेंड है उसके ऊपर निर्भर है, इनडिपेंड मतलब जो स्वर है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो डिपेंड है ये व्यंजन है किस पे, स्वर पे, वॉवेल्स पे। तो ये आपका जो मैटर है, फैक्ट है, ये गलत हो जाएगा। यहीं पे इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। प्रकंपित क्या होता है, च, ख, र या फिर ट। 12 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही का र। आप कहते हैं ना प्रकंपित मतलब कि आप बोलिए बट उसमें से थोड़ी सी घराहट की आवाज़ निकलती है, कांपने की आवाज़ निकलती है। तो र आप कहते हैं तो उसमें से थोड़ी सी मतलब आवाज़ जो होगी आपकी घिसती हुई निकलती है, ये कहलाता है प्रकंपित। नाउ क्लियर हो गया। अब यहीं पे इस सेशंस में बने रहेंगे। जो नेक्स्ट सेशंस होने वाला है, लेक्चर तो स्टार्टिंग में आपका 31 गाइज है, लेकिन क्लास सेकंड है किसका, वर्ड और वर्ड विचार का। सो नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा, आप 3:30 पे आना ना भूलेंगे। डेली आप सेशन से जुड़ेंगे और साथ साथ यहाँ पे 5 PM पे जस्ट आप आएंगे। जीके की क्लास आपके लिए अवेलेबल होगी, ऑल ग्रुप्स अवेलेबल यहाँ पे बताया जाता है। चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, चलते हैं फिर आज के सेशन में। बाय, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।